बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे मार्केट इम्परफेक्शंस के हवाले से। प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्बिट्राज को कवर किया और उसकी इम्पोर्टेंस हमने समझा। और आर्बिट्राज प्रोसेस में हमने ये इज्यूम किया था कि भाई मार्केट परफेक्ट है और कोई इम्परफेक्शंस नहीं है। लेकिन आज हम इनकी इन्फ्लुएंस स्टडी करते हैं कि मार्केट इम्परफेक्शंस की क्या इन्फ्लुएंस है और है क्या। मार्केट इम्परफेक्शंस बेसिकली हमारे साथ वो फैक्टर्स है जो फाइनेंशियल मार्केट्स की एफिशिएंट फंक्शनैलिटी को इफेक्ट करती है। और ये जो आपके सामने है ये मार्केट इम्परफेक्शंस के कुछ मिसालें हैं, ठीक है। तो चलो एक एक को करके जल्दी जल्दी कवर करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे साथ है बैंक्रप्सी कॉस्ट। बैंक्रप्सी कॉस्ट बेसिकली क्या है? जब आप लेवरेज को बढ़ाते हैं और एक खास लिमिट के बाद और भी आप डेट को इशू करते हैं, यानी डेट फाइनेंसिंग बढ़ाते हैं, तो फिर आपकी कंपनी की डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ जाती है, ठीक है। और इसकी वजह से बैंक्रप्सी के साथ जितने भी एसोसिएटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट्स है, ठीक है। और यही आपके लिए बैंक्रप्सी कॉस्ट है बेसिकली। याद रखिए जब बैंक्रप्सी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है तो इससे होता ये है कि शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी को ज्यादा पेनलाइज करती है और उनकी जो रिटर्न है वो भी बढ़ जाती है। रीजन ये है कि भाई कंपनी की डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ जाता है, तो इसलिए वो भी ज्यादा रिटर्न मांगते हैं। तो चलो इसको हम एक डायग्राम के जरिए समझते हैं, फिर बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। अच्छा, इधर अगर आप देखें तो वाई एक्सिस पर रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी है और एक्स एक्सिस पर फाइनेंशियल लेवरेज है। ये जो आपको नजर आ रहा है RF, ये रिटर्न बेसिकली क्या है? ये हमारे साथ रिस्क फ्री रेट है। रिस्क फ्री रेट ये कुछ ऐसी सिक्योरिटीज के लिए होती है ये रिटर्न जिनका रिस्क जीरो हो, यानी जिनमें रिस्क बिल्कुल जीरो हो, तो इसलिए रिस्क फ्री रिटर्न कहते हैं। जिस तरह गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए। तो अब कॉमन शेयर होल्डर्स क्या कहते हैं कि भाई हमें सिर्फ RF नहीं चाहिए, ये रिटर्न हमारे लिए कम है क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट में रिस्क इन्वॉल्व है, तो हमें प्रीमियम चाहिए। ये जो ब्लू एरिया नजर आ रहा है, और इसको प्रीमियम फॉर बिजनेस रिस्क कहा जाता है कि भाई बिजनेस इतनी प्रॉफिट वगैरह जनरेट करेगी कि वो रिटर्न देगी कि नहीं, तो इसके लिए वो एक्स्ट्रा रेट मांग रहे हैं। और साथ में अगर आप लिवरेज को बढ़ाते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क के लिए भी वो प्रीमियम मांग रहे हैं। ये जो बढ़ता जा रहा है ये KE है। अच्छा, अब इधर बैंक्रप्सी कॉस्ट को हम थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं। जब फाइनेंशियल लेवरेज को हम बढ़ाते हैं ये रिटर्न तो उनको मिलना ही है, ये जो है, लेकिन इस पॉइंट से ऊपर जाके रिटर्न लेवरेज के साथ इंक्रीज होती है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर वाली मोडिग्लानी एंड मिलर अप्रोच याद हो तो वो क्या कहते हैं कि भाई अगर आप लेवरेज को बढ़ाते हैं और बैंक्रप्सी कॉस्ट ना हो तो KE हमारे साथ लीनियर फंक्शन है डेट टू इक्विटी रेशो का, यानी जो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी है वो एक लीनियर फंक्शन देती है, एक बिल्कुल इस तरह डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। लीनियर मीन की बिल्कुल सेम चेंजेस आती है दोनों में, तो ये इसी तरह राइज करता है। लेकिन याद रखिए अगर बैंक्रप्सी कॉस्ट मौजूद हो तो तब ये डॉटेड लाइन बनेगा, इस तरह KE इंक्रीज होगी। जो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी है वो इंक्रीजिंग रेट से ऊपर जाएगा। रीजन क्या है कि भाई एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद जब आप लिवरेज को मजीद बढ़ाते हैं तो वो आपको ज्यादा पेनलाइज करते हैं जो शेयर होल्डर्स है, ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट या बैंक्रप्सी के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसी तरह वो प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क आपसे फिर मांगते हैं जब आप ज्यादा लिवरेज को यूज करते हैं। और ये बैंक्रप्सी कॉस्ट का मेन स्टोरी है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट जाते हैं एजेंसी कॉस्ट पे। अच्छा, इधर अगर हम देखें तो एजेंसी कॉस्ट बेसिकली वो कॉस्ट है, अगर हम सादा अल्फाज में डिफाइन करें इसको, जो हम इंकर करते हैं मैनेजमेंट को मॉनिटर करने के लिए कि भाई वो शेयर होल्डर्स की इंटरेस्ट में डिसीजंस ले रहा है कि नहीं, यानी ऑन द बिहाफ ऑफ देयर प्रिंसिपल काम कर रहा है कि नहीं। देखो एजेंसी कॉस्ट इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो प्रिंसिपल्स होते हैं और जो मैनेजमेंट है वो हमारे साथ क्या है, एज ए एजेंट काम करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, तो इसलिए इनको एजेंसी कॉस्ट बोलते हैं। ये बेसिकली मॉनिटरिंग कॉस्ट है, ठीक है, मॉनिटरिंग कॉस्ट्स। चलो नेक्स्ट स्लाइड में इनको डिटेल में समझते हैं। अच्छा, इधर अगर आप देखें तो एजेंसी कॉस्ट्स आर द कॉस्ट्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद मॉनिटरिंग मैनेजमेंट टू इंश्योर दैट मैनेजमेंट बिहेव्स इन वेज कंसिस्टेंट विद द फर्म्स कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स विद क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स। यानी वो कॉस्ट जब हम इनकर करते हैं मैनेजमेंट को मॉनिटर करने के लिए, उसको प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए, ताकि हम इंश्योर कराए कि भाई वो वाकई पैरेलल डिसीजन ले रहे हैं किसके साथ, जो फर्म के कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स है, जो फर्म ने एग्रीमेंट्स की है किसके साथ, शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर के साथ। तो ये बेसिकली मॉनिटरिंग कॉस्ट बन जाती है। अच्छा, मॉनिटरिंग हम कैसे कराते हैं? 3 तरीके हैं। बॉन्डिंग ऑफ एजेंट्स, इसका सिंपल मतलब ये है कि आपने मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने हैं ताकि वो एक्चुअली शेयर होल्डर्स की बिहाफ पे काम करे और वाकई उनकी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए काम करे। सेकंड हमारे साथ है ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप एनुअल बेसिस पे जो एक्सटर्नल ऑडिट करते हैं CPA या ऑडिट फर्म के जरिए, तो वो बेसिकली क्या है, फ्री में तो नहीं कराते हैं, वो आपसे चार्ज करते हैं फी को, और ये आपके लिए मॉनिटरिंग कॉस्ट है। इसी तरह एक
एक्सप्लिसिटली रिस्ट्रिक्टिंग मैनेजमेंट डिसीजंस और एक्शंस। मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को लिमिट करना या रिस्ट्रिक्ट कराना। फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी जो टॉप कॉर्पोरेट बोर्ड होती है वो डिफाइन करती है या डिक्लेयर कराती है कि भाई आपने अगर RS60K से ऊपर वाली डिसीजन लेनी है, यानी एक परचेज हो कि जिसकी वैल्यू 60,000 से ऊपर हो, तो आपने अप्रूवल लेना पड़ेगा कॉर्पोरेट बोर्ड से। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन हो गई, वो खुद मुख्तार होकर ये डिसीजन अब नहीं ले सकते अगर परचेज 60K से ज्यादा हो। तो इसी तरह वो इसलिए ये कराते हैं कि भाई कंपनी के जो फंड्स है वो फजूल में न लगे, वो काम की प्रोजेक्ट्स में और काम की एक्टिविटीज में लग जाए। अच्छा, इन कॉस्ट की अगर मेन हम बात करें तो जेनसन एंड मैकलिंग ने क्या बताया कि भाई कोई भी इन कॉस्ट को इनकर करे, आखिरकार भी इनका जो बोझ है वो किसके सर पे आती है, वो शेयर होल्डर्स पे आती है, यानी उन्हीं के फंड से काटे जाते हैं ये कॉस्ट्स। क्योंकि जब आप ऑडिटिंग करते हैं तो वो भी आप फर्म की जो फंडिंग है उनसे देते हैं। अगर आप एजेंट्स को बॉन्ड रखेंगे, आप स्टॉक ऑप्शंस देंगे, आप फाइनेंशियल जितने भी इंसेंटिव्स है वो देते हैं, जिस तरह स्टॉक ऑप्शंस मैंने बात की, साथ में परफॉर्मेंस बेस्ड कंपेंसेशन देना, बोनसेस देना, पर्क्स देना, ये सब क्या है, ये एजेंट्स को बॉन्ड रखने के लिए ताकि वो एक्चुअली शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करे। और साथ में नए पॉलिसीज वगैरह इंट्रोड्यूस कराना और गाइडलाइंस वगैरह डेवलप कराना, ये सारा कुछ क्या है, इनमें छोटे मोटे एक्सपेंसेस हो जाते हैं और ये सब एजेंसी कॉस्ट में आते हैं। ठीक है, और इसमें जो लास्ट पॉइंट है, मॉनिटरिंग कॉस्ट लाइक बैंकरप्सी कॉस्ट टेंड टू राइज एट एन इंक्रीजिंग रेट विद फाइनेंशियल लेवरेज। इसका मतलब ये है कि ये भी बैंकरप्सी कॉस्ट जैसे फाइनेंशियल लेवरेज के साथ बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो क्रेडिटर्स आपको फंड्स देती है और आप एक्सट्रीम लेवल पे डेट ले जाते हैं, यानी ज्यादा डेट इशू करते हैं, तो आपके डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए क्रेडिटर्स अपने रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर आपकी यानी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज प्रॉपरली मॉनिटर करते हैं और इसकी वजह से फिर वो आपको क्या ज्यादा इंटरेस्ट आपसे चार्ज करवाते हैं, क्योंकि आपकी कंपनी की रिस्क बढ़ जाती है इसकी वजह से। तो ये एजेंसी कॉस्ट है, ये भी एक मार्केट इम्परफेक्शन है। चलो नेक्स्ट जाते हैं। और थर्ड हमारे साथ है डेट एंड द इंसेंटिव टू मैनेज एफिशिएंटली। इस पॉइंट का मेन मकसद हम इधर ही समझते हैं। देखो डेट एक इंसेंटिव की तरह काम करती है। बुक में एक पैराग्राफ इस पे मौजूद है, आप फिर देख सकते हैं। टू मैनेज एफिशिएंटली, इस पॉइंट का मतलब ये है कि भाई अगर आप डेट यूज़ करते हैं तो ये मैनेजमेंट के लिए एक इंसेंटिव के तौर पे काम करते हैं ताकि वो कंपनी की फंड्स को एफिशिएंटली मैनेज करे। यानी इसका मतलब ये है कि अगर फर्म में सिर्फ शेयर होल्डर्स का पैसा है तो भाई मैनेजमेंट के हाथ में है, वो जिस तरह इन्वेस्ट करना चाहती है। मैनेजमेंट इतनी सीरियस नहीं रहती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को अगर रिटर्न देना भी है तो कॉर्पोरेट बोर्ड डिसाइड करती है कि क्या डिविडेंड आपने देना है लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता। लेकिन जब आप डेट को यूज करते हैं तो जनाब ये क्रेडिटर्स के पैसे है और आपने एफिशिएंटली इनको इन्वेस्ट करना है ताकि इतना रिटर्न मिले कि वो उनकी इंटरेस्ट एक्सपेंस भी उससे हो जाए और साथ में कंपनी यानी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को भी मैक्सिमाइज करे। ठीक है, तो जब आपके हाथ में क्रेडिटर्स की फंड्स हो तो इसका मकसद ये होगा कि आप यूजलेस एक्टिविटीज में पैसों को नहीं लगाओगे, क्योंकि आपने इंटरेस्ट देना है इस पे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है इसी तरह, और इसलिए आप फिर एफिशिएंटली मैनेज करते हैं इस फंड को। तो ये मेन पॉइंट है, सही है। नेक्स्ट हमारे साथ है इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस, ये भी हम इधर ही कवर करते हैं। बाज़ औक़ात GOVT बॉडीज जो गवर्नमेंट बॉडीज होते हैं वो आप पे रिस्ट्रिक्शन डालती है कि अगर आप लेवरेज को एक स्पेसिफिक लेवल से ज्यादा बढ़ाओगे यानी ज्यादा डेट को इशू करोगे तो आपकी जो स्टॉक है वो अप्रूवल लिस्ट से निकल जाएगी और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो भी इसको नहीं खरीदेंगे जो आपकी कंपनी के शेयर्स है। ठीक है, और याद रखिए जब आपकी कंपनी की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की डिमांड कम पड़ जाती है तो इसकी वजह से शेयर प्राइस बहुत ही इफेक्ट होती है और इसकी वजह से कंपनी को लॉस हो सकती है। तो ये भी एक इम्परफेक्शन है और आपकी शेयर प्राइस और रिटर्न वगैरह को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, नेक्स्ट जनाब हमारे साथ है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। चलो उसको भी हम थोड़ा कवर करते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेसिकली क्या है हमारे साथ, ये आपकी ब्रोकरेज फी वगैरह है। जब आप शेयर्स को खरीदते हैं तो ब्रोकर्स को फी देते हैं आप, और इसी वजह से उन्होंने ये भी बात की है कि भाई आर्बिट्राज प्रोसेस का फिर कोई फ़ायदा नहीं है जब ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट मौजूद हो। जो M&M यानी मुडिगलानी एंड मिलर कहते हैं कि ये कॉस्ट नहीं है, तो जाहिर बात है ये तो मौजूद है जब आप स्टॉक एक्सचेंज पर सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं यानी शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, तो इसलिए आर्बिट्राज का प्रोसेस भी इफेक्टिव नहीं रहती है। ठीक है, और ये भी एक मार्केट इम्परफेक्शन है। तो ये इतना एक बड़ा टॉपिक नहीं था आज की वीडियो में, बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डेट फाइनेंसिंग और टिक्स को कंपेयर कराएंगे कि भाई क्या फ़ायदा है और टिक्स की इफेक्ट क्या है ओवरऑल। तो आई होप कि आपको मार्केट इम्परफेक्शंस बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।